बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियड कॉलेज मियावाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर 25 इंटरेक्शंस विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक हमने देखा था सक्सेशन। उसमें हमने कहा कि किस तरह से एक इकोसिस्टम के अंदर जो बेसिक ट्रॉफिक लेवल पर लाइफ मौजूद होती है, यानी कि प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, वो किस तरह ज़ीरो से स्टार्ट लेकर क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचते हैं। जब वो लाइफ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो डिफरेंट हमारे पास जो एनिमल लाइफ है, इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि बेटा इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इंटरेक्शंस चलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इकोसिस्टम को हमने कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है। और बेटा कम्युनिटी या इकोसिस्टम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स है, ना सिर्फ कलेक्शन है बल्कि उनके आपस के इंटरेक्शंस भी हैं। कहते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर, किस तरह के आप कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात होते हैं, या वो एक दूसरे के साथ किन तरीक़ों से जो है वो इंटरेक्शन में आ रहे होते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। अब बेसिक टर्म जो इंटरेक्शन या जो स्पीशीज़ के आपस के ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिम्बियोसिस। ठीक है, सिम्बियोसिस एक जनरल टर्म है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप ये डिफ़ाइन नहीं है, इसके आगे हमें सिम्बियोसिस की टाइप्स को देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम सिम्बियोसिस के अंदर शामिल नहीं करते। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास इंटरेक्शंस एक इकोसिस्टम के अंदर नज़र आते हैं, हमें उसकी डिटेल आज हमने देखनी है। सो बेटा लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास होगा दैट इज़ प्रीडेशन। बेसिकली बेटा अगर जो इकोसिस्टम होता है या एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी जो खसूसियात होती हैं वो यही होती हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में किन तरीक़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं वन ऑफ द बेसिक इंटरेक्शन इज़ रेफर टू एज प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन क्या होती है? बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, या हम कहते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें प्रीडेटर और प्रे जो है उनका इंटरेक्शन हम देख रहे होते हैं। अब वो कहता है कि एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स इज़ अ प्रीडेटर। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं प्रीडेशन को कि इट्स अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, तो कहते हैं प्रीडेटर क्या होता है? बेटा प्रीडेटर ऐसा एनिमल होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे एनिमल को खा रहा होता है। ठीक है, यानी कि अपने प्रे को खा रहा होता है। वो एनिमल जो है जिस पे खाया जा रहा होता है या जिसको फीड किया जा रहा होता है वो क्या कहलाता है? बेटा वो उसका प्रे कहलाता है। अब बेसिकली तो दोनों कंज्यूमर्स होते हैं लेकिन लेवल डिफरेंट होता है ना। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से दैट अ प्रीडेटर इज़ अ सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे तो वही प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं ना बेटा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट उसने क्या दी? उसने कहा कि एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करता है। इट मीन्स कि ये प्लांट लाइफ की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो अब प्रीडेटर इज़ अ कंज्यूमर, तो फिर वो कौन सा कंज्यूमर है? वो बेटा या तो सेकेंडरी लेवल का है या फिर टर्शरी लेवल का कंज्यूमर है। तो प्रे यहाँ पर कौन है? बेटा एन एनिमल दैट इज़ कॉट एंड ईटन इज़ कॉल्ड एज द प्रे। ठीक है, अब प्रे कौन है? ऑब्वियसली आपके पास वो या तो प्राइमरी कंज्यूमर है या फिर सेकेंडरी है जिसको टर्शरी कंज्यूमर खाते होंगे। ठीक है, सो प्रीडेशन क्या है हमारे पास? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में, जिसमें एक एनिमल जो है वो प्रीडेटर के तौर पे बिहेव करता है और दूसरा प्रे के तौर पे बिहेव करता है। प्रीडेटर कौन होता है? बेटा जो खाता है, और प्रे कौन होता है? जिसको खाया जाता है। ठीक है, द साइजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब वो कहता है कि फॉर सपोज आप किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एग्जांपल आपके पास जो है वो है बेटा लॉयन और डियर। ठीक है, अब लॉयन जो है यहाँ पर क्या होता है? लॉयन प्रीडेटर है, और जो डियर है आपके पास वो क्या है? बेटा वो प्रे है। दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इन दोनों जो पॉपुलेशंस हैं इनका साइज़ जो है ये इंटर रिलेट करता है। इट्स ऑब्वियस, कैसे रिलेट करता है? द साइज़ ऑफ ईच पॉपुलेशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय द साइज़ ऑफ द अदर। एक पॉपुलेशन का जितना साइज़ होगा ना वो डिटर्मिन करेगा कि दूसरी का साइज़ कितना है। ठीक है, अब बेटा कैसे? यानी लॉयन की पॉपुलेशन किसी जगह पे अगर ज़्यादा है
तो वो क्या डिसाइड करती है, क्या डिफ़ाइन करती है बेटा? वो डिफ़ाइन कर रही है कि यहाँ पे बहुत अबंडेंट अमाउंट में लायन को फूड मिल रही है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, तभी उसका साइज़ ज़्यादा है। इट मीन्स कि प्रीडेटर का ज़्यादा साइज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद प्रे के साइज़ को इंडिकेट करेगा। इट मीन्स कि अगर दो पॉपुलेशंस आपके पास मौजूद हैं जिनके बीच में प्रीडेशन का रिलेशनशिप है, अगर उन दोनों पॉपुलेशंस की तादाद ज़्यादा है तो अंडरस्टूड बात है बेटा कि वहाँ पर स्टेबिलिटी है। इफ़ द नंबर ऑफ प्रे इज़ लार्ज दिस लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स। ऑब्वियसली प्रे ज़्यादा है, फूड ज़्यादा है, तो प्रीडेटर्स को मौका मिल रहा है, ज़्यादा फूड उनको मिल रही है, तो वो बेटा ज़्यादा ग्रो करेंगे। एज प्रीडेटर फीड्स अपॉन द प्रे, फिर वही बात आ जाती है। लेकिन हमने एक चीज़ और भी कही थी कि जो हमारे पास कम्युनिटी है ना, इट्स अ डायनामिक कलेक्शन, ठीक है। डायनामिक का मतलब कि चेंजेबल, इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं या एनिमल्स हैं उनका नंबर कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जैसे ही प्रीडेटर जो है वो प्रे को खाना शुरू करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रे का नंबर होगा ना, इट विल बिगिन्स टू फॉल, मतलब कि वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब ऑब्वियसली जब प्रे कम होगा तो प्रीडेटर को अबंडेंट फूड नहीं मिल रही ना, उनको या तो किसी अल्टरनेटिव फूड के रिसोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है फूड चेन्स वाली, फूड वेब वाली बात आ जाती है कि नंबर ऑफ़ प्रीडेटर्स भी होते हैं जिनका प्रे सेम हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक स्पेसिफिक प्रे की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात करें जो कि प्रे का काम कर रही है, अगर उसका नंबर डिक्रीज़ हुआ तो प्रीडेटर की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। सो द नंबर ऑफ़ प्रीडेटर्स विल ऑल्सो डिक्रीज़ सिंस दे हैव स्मॉलर फूड सप्लाई, ठीक है। अब बेटा इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? अब पहले भी आपसे डिस्कशन हो चुकी है इस बात पे कि इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट इंटरेक्शंस देख रहे होते हैं हम। फूड चेन और फूड वेब में भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि वक्ती तौर पे हम देख रहे होते हैं कि अक्सर हमें अफसोस हो रहा होता है बहुत कि अब डियर जो है वो ना पकड़ा जाए किसी भी तरीके से लॉयन से, या लॉयन उसको उस पर फीड ना कर सके। लेकिन बेटा वो कहता है कि इस तरह के जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, इसमें इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो एक स्टेबल इकोसिस्टम रखने के लिए ये इंटरेक्शन ज़रूरी होते हैं बेटा। अगर हमारे पास लॉयन जो है वो डियर के ऊपर फीड नहीं करेगा तो डियर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो प्लांट्स को अफेक्ट करेगी। अब जाहिर सी बात है बेटा, डियर क्या है, डियर हर्बीवोर है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा उनकी अमाउंट होगी तो ऑब्वियसली उनकी जो ग्रासेस पे फीड करने की रिक्वायरमेंट है या फूड की उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो बेसिक ट्रॉफिक लेवल पर लाइफ मौजूद है वो इंतहाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और बेटा जो आपके पास ग्रेजर्स होते हैं ना, यानी हर्बीवोर्स होते हैं, उनके खाने से सिर्फ असर नहीं होता प्रोड्यूसर्स के ऊपर, बल्कि उनके वहाँ पर मूव करने से सॉइल के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को हमने आगे डिस्कस करना है कि क्या इसकी डिटेल्स होंगी। सो सिग्निफिकेंस आपके पास जो है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप की या प्रीडेशन की, वो बेटा इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। तो वक्ती तौर पर जो है आपके पास जब एक पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उसको लाइक जैसे हम प्रीडेटर की बात करें कि प्रीडेटर का जब नंबर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात होगी कि उसको प्रे ज़्यादा मिल रहा है, फूड ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। अब बेटा जब वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर होगा, फ्लरिश कर जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा प्रे को कंज्यूम करेंगे, प्रे ज़्यादा कंज्यूम हुआ तो उसका नंबर कम हो जाएगा, तो एक टाइम पे वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब प्रे डिक्रीज़ होगा अल्टीमेटली प्रीडेटर को भी फूड नहीं मिलेगी तो प्रीडेटर का नंबर कम हो जाएगा, प्रीडेटर का नंबर कम होगा तो बेटा दूसरी साइड पे प्रे का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब फूड कम कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि एक साइक्लिक मैनर में ये इस एक्टिविटी को किसी भी इकोसिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास बेटा कैट और माइस की एग्जांपल है, फॉक्स और रैबिट की एग्जांपल है, ठीक है। सील और फिश की एग्जांपल है, फ्रॉग एंड मॉस्कीटो, सेम इसी तरह से हॉक्स एंड स्मॉल बर्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, चैप्टर 25 का, कि बेटा प्रीडेशन क्या होती है, डिफाइन प्रीडेशन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें आप इसकी प्रॉपर हेडिंग्स देंगे, सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, प्रीडेशन को, देन उसके बाद आप जो दो टर्म्स यूज़ करेंगे इसके अंदर प्रीडेटर और प्रे, उन दोनों को आप अलग अलग से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसकी एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल यहाँ पे एंड पे बताई गई हैं आपकी बुक में, लेकिन आप सेकंड हेडिंग में इसकी एग्जांपल को ले आएंगे, और थर्ड हेडिंग आप इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की देंगे जिसमें आप डायनेमिक कलेक्शन के तौर पे जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे दोनों स्पीशीज़ को जो इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट इज़ बेटा पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म के बारे में आपने बायो की एक ब्रांच पढ़ी है, दैट इज़ रेफर टू एज पैरासाइटोलॉजी,
ठीक है। पैरासाइटोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। अब पैरासाइट्स कौन हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन जो हमारे पास ऑब्वियस माइंड में एक चीज़ आती है दैट इज़ वायरसेस, ठीक है, कि वायरसेस पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट लाइफ हो सकती है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप से भी इवन बिलोंग कर सकते हैं। पैरासाइट्स होंगे वो सारे, ठीक है। अब बेटा वो कौन कौन से होंगे, किन किन तरीक़ों से जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, इसकी हमने डिटेल्स देखनी है, ठीक है। सो पैरासाइटिज़म आपके पास क्या है? इट्स अनदर काइंड ऑफ हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि एक कम्युनिटी के अंदर हमें देखने को मिलेगा साइड बाय साइड प्रीडेशन के, ठीक है। यानी ये किस तरह की एसोसिएशन भी हो रही होती है हमारे पास जहाँ पे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप चल रहा होता है, ठीक है। सो इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। अब होस्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा? होस्ट वो होता है जिसके ऊपर पैरासाइट रिलाई कर रहा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है पैरासाइट। पैरासाइट वर्ड का मतलब ही यही है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। पैरा मीन पैरेलल, बिल्कुल बराबर में, साइट मीन जगह, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साथ साथ मौजूद होती है, किसके साथ बेटा? होस्ट के साथ, ठीक है। इट मीन्स कि होस्ट बहुत ज़रूरी होता है पैरासाइट के लिए, विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद फूड, प्रोटेक्शन एंड कंडीशंस फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। वो कहते हैं पैरासाइट आप क्यों कह रहे हैं, होस्ट के ऊपर जो रिलाई कर रहा है ऑर्गेनिज्म, आप उसको पैरासाइट क्यों कह रहे हैं? फूड, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए जो है ये इसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है, दैट्स वाई हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं साथ मौजूद होना, पैरासाइट। अब पैरासाइट जो है आपके पास बेटा ये मे और मे नॉट हार्म द होस्ट, ठीक है। बेटा हार्म जो है बेसिकली हमें डिज़ीज़ की सेंस में यहाँ पे लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्म तो करेगा ना, नुकसान तो बॉडी का कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन अब बेटा नुकसान अगर वो किसी डिज़ीज़ की सेंस में करता है तो वो फिर नुकसान कंसिडर होगा, हम कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वो यहाँ पे ये इसने टर्म यूज़ किया कि द पैरासाइट मे और मे नॉट हार्म द होस्ट। नुकसान तो पहुँचाएगा किसी न किसी तरह से, जाहिर है प्रिपेयर्ड फूड वो होस्ट से ले रहा है तो होस्ट का नुकसान तो हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन किसी डिज़ीज़ की सेंस में अगर नुकसान नहीं है ना तो उस सूरत में यहाँ पे ये बात कर रहा है, ठीक है। सो बेटा पैरासाइट्स जो हैं जो इनका होस्ट के साथ रिलेशनशिप होता है वो किस तरह का रिलेशनशिप होता है, उसकी बेस पे दो कैटेगरीज होती हैं इनकी, इन्फेस्टेशंस एंड नॉन इन्फेस्टेशंस, ठीक है। अब आपके पास जो डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर काज्ड बाय पैरासाइट्स आर कॉल्ड इन्फेस्टेशंस, ठीक है। अब बेटा जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइस है, ठीक है। लाइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट, ठीक है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी जो है ये रहती है। अब बेटा वो कहता है कि ये प्रिपेयर्ड फूड ले रही होती है, ब्लड को सक करती है ना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बेटा नुकसान तो कर रही है किसी न किसी हद तक हमारी बॉडी का, ठीक है, लेकिन कोई डिज़ीज़ कॉज नहीं हो रही लाइस की वजह से। इसका मतलब है कि लाइस इन्फेस्टेशन में नहीं आती, डिज़ीज़ कॉज नहीं कर रही। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एंडोपैरासाइट्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो अल्सर कॉज करते हैं हमारी बॉडी में जाके, ठीक है। तो वो अल्सर जो आपके पास एक तरह की डिज़ीज़ जो है ये कंसिडर होती है। सो वो क्या होंगी हमारे पास? इन्फेस्टेशंस होंगी। तो बेटा इनका जो मोड ऑफ एक्शन होगा होस्ट के ऊपर पैरासाइट का, उसकी बेस में हमारे पास दो कैटेगरीज होंगी कि अगर वो डिज़ीज़ कॉज करेंगे तो हम उनको क्या कह रहे हैं? इन्फेस्टेशंस कह रहे हैं। अब बेटा जब पैरासाइट यानी साथ वाली जगह यानी होस्ट में ये किस जगह पर मौजूद है उस हिसाब से हम इनको कैटेगराइज करते हैं इनटू टू मेन टाइप्स। कौन कौन सी? एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, जिनके साथ आप ऑलरेडी वेल फैमिलियर हैं और आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी बेटा इसके हवाले से पता हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि एक्टोपैरासाइट्स आपके पास ऐसे पैरासाइट्स होते हैं दैट विल लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको लाइस की एग्जांपल दी है, जैसे फंगस की एग्जांपल इसने कोड की है कि जो कि हेयर्स के अंदर डैंड्रफ कॉज करती है, ठीक है, आउटसाइड होती है। सेम इस तरह से आपके पास एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी रहते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट रहते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपके पास हुक वर्म है, टेप वर्म है, ठीक है, जो कि कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं और अल्सर कॉज करते हैं इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो उस हिसाब से डिजीज़ कॉजिंग भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं एंडोपैरासाइट्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इन कैटेगरीज़ का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो एक्टोपैरासाइट्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जो एंडोपैरासाइट्स होंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है, कि ये किस जगह पर मौजूद होंगे उस बेसिस पे। और बेटा प्रीवियस जो हमारे पास था वो था डिजीज़ कॉजिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टर्म हमारे पास आ जाती है सिम्बियोसिस। अब ये बुक आप अपनी साथ साथ रखेंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा कि मैं बुक के सीक्वेंस के मुताबिक चल रही हूँ। बेटा सेंटर में जाके मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर करनी है जिसमें मैं बुक का सीक्वेंस चेंज करवा दूँगी आपको।
तो जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने बुक के सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर देना है। अब बेटा टर्म है हमारे पास सिम्बियोसिस। इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, ईदर बोथ द पार्टनर्स गेट म्यूचुअल बेनिफिट, वन गेट्स बेनिफिट बट द अदर ईदर आर नॉर हार्म्ड। कमेंसलिज्म, बोथ द पार्टनर्स आर कॉल्ड सिम्बियोट्स। अब बेटा थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट समझनी है। आपकी बुक थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो इसको टॉपिक आपको मिस कन्वे हो जाता है, उसकी वजह से बुक के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है हमें। अब सिम्बियोसिस जो है इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप। ठीक है, अब बेटा व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है या फिर एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो रहा है, या फिर किस टाइप का रिलेशनशिप है। सो बेटा इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बस यहीं तक है सिम्बियोसिस। आपकी बुक बताती है कि इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। तो बेटा दोनों को फ़ायदा होगा तो वो एक टाइप होगी सिम्बियोसिस की। ठीक है, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को गेन कर लेंगे। सिम्बियोसिस बेटा जनरल टर्म है रिलेशनशिप के लिए बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जिसमें दोनों को फ़ायदा भी हो सकता है, एक को फ़ायदा एक को नुकसान भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सारा सिम्बियोसिस में आता है। यानी कि सिम्बियोसिस हमारे पास एक ओवरऑल या जनरल टर्म है। जो मैं बात कर रही थी इंटरेक्शंस विद एन इकोसिस्टम, तो आप उसको सिम्बियोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि वो दो ऑर्गेनिजम्स जो कि हिस्सा ले रहे होंगे उसके अंदर किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, उनको हम सिम्बियोट्स बोलेंगे। अब बेटे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है म्यूचुअलिज्म। इट्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट बेनिफिट। ठीक है, जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल रूट नोड्यूल्स हैं, माइकोराइजल एसोसिएशंस हैं, लाइकेंस हैं, इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के एसोसिएशंस हैं। इनमें से दो टर्म्स के साथ आप ऑलरेडी वेल फेमिलियर हैं, माइकोराइजा एंड लाइकेंस। ठीक है, रूट नोड्यूल्स और इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं रूट नोड्यूल्स की। अब नोड्यूल्स क्या होती हैं बेटा? नोड्यूल का जो वर्ड है जनरली ट्यूमर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, नोड्यूल्स, ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर से आप लोग वेल फेमिलियर हैं, ट्यूमर से वेल फेमिलियर हैं आप, कि कैंसरस सेल्स का क्लस्टर होता है जो किसी भी जगह पे लोकलाइज होता है। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ट्यूमर्स प्लांट्स में भी हो सकती हैं और एनिमल्स में भी हो सकती हैं, लेकिन ये ट्यूमर्स की बात नहीं कर रहा मैं। ट्यूमर्स को बेसिकली वर्ड नोड्यूल के साथ ऐड करना चाह रही हूँ, रिलेट करना चाह रही हूँ कि ट्यूमर के लिए हम नोड्यूल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो ट्यूमर और नोड्यूल हमारे माइंड में वर्ड आता है तो बेटा क्या चीज़ हमारे जहन में आती है कि स्वोलन पोर्शन, क्लस्टर। सो बेटा रूट नोड्यूल्स क्या हैं? वो कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स में जगह जगह पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वो जगह जगह से स्वेल कर जाती हैं, और वो किस वजह से स्वेल होती हैं? अगर हम उसको ओपन करें तो उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में बैक्टीरियल कॉलोनीज़ होती हैं। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया उन प्लांट्स की रूट्स के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? वो क्या आपके पास जो नाइट्रोजन होती है ना इन्वायरमेंट में, कितने परसेंट होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, वन ऑफ द बेसिक एंड एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स फॉर फोटोसेंसिस, यानी जब हम बात करते हैं फोटोसेंसिस इन अ सेंस के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के हवाले से। ठीक है, अब बेटा हमारे पास ये जो एसोसिएशन होती है रूट नोड्यूल्स, इसमें जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, फलीदार पौधे जो होते हैं, दैट विल बिलोंग्स टू फैमिली फेबेसी, बीन प्लांट्स की फैमिली है, जैसे पी, बीन वगैरह। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनकी रूट्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया कॉलोनीज़ बना देते हैं जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाता है पोर्शन, उसको हम नोड्यूल बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज नोड्यूलेशन विच इनहेबिट द रूट्स फॉर्मिंग द रूट नोड्यूल्स। द बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल फिक्स। अब वो कहते हैं दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो बैक्टीरिया जो है प्लांट ने अपने अंदर रखे हुए हैं अपनी रूट्स के अंदर, तो इससे प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है? अब बेटा इन्वायरमेंट के अंदर जो 78% नाइट्रोजन है ना, आपको पता है वो प्लांट के किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन की अपटेक नहीं कर सकते। बैक्टीरिया हमारे पास वाहिद ऐसी लाइफ है
जो क्या कर सकती है, जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन जो कि एयर के अंदर मौजूद है 78% के साथ, उसको सॉइल तक फिक्स करने वाली लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया है। तो बेटा आपको पता है कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये बेटा एसोसिएशन बना लेते हैं बैक्टीरिया के साथ। ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट की रूट्स तक ले आते हैं और इससे बेटा प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इन रिटर्न ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह भी देते हैं और साथ में इनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास एक एसोसिएशन होती है रूट नोड्यूल्स। सेकेंड वन इज़ बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजा आपके पास एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें हायर प्लांट्स जो हैं ये एसोसिएशन बनाते हैं सर्टेन फंजाई के साथ। ठीक है, जिसमें पाइन आता है, बीच, हीदर प्लांट्स आते हैं। इट प्रोवाइड्स द फंगस विद एन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स इन लीफ लिटर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक एसोसिएशन होती है इनकी फंगस के साथ। फंगस जो है ये डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी परफॉर्म करती है। आपको पता है ये रिड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं बेटा, ये फंगस जो है उसको एक ऐसा एंजाइम प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्या करती है, ब्रेक डाउन शुरू कर देती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इन रिटर्न फंगस जो है उसको मिनरल आइंस मिलते रहते हैं फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और वो जो है होस्ट जो है वो उसको प्रोवाइड करता रहता है, तो दोनों को फ़ायदा होता रहता है। ठीक है, यानी एक जो है वो फंगस को एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहा है, फंगस को एंजाइम्स मिल जाएंगे तो वो बेटा ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको, जो कि प्लांट इटसेल्फ नहीं कर पा रहे क्योंकि रिड्यूसर्स नहीं है ना, डिकम्पोजर्स नहीं है सारे के सारे प्लांट्स। ठीक है, तो अब ये जिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास क्या हैं, ये हायर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टर नहीं है कि ये डिकम्पोजिशन कर सकेंगे। सो बेटा ये इस तरह की एसोसिएशन है जिसमें एक जो है इसको एंजाइम्स प्रोवाइड कर होते हैं, दूसरा उसको फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है लाइफ। सेकेंड इज़ बेटा लाइकेंस। लाइकेंस आपके पास एक डुअल ऑर्गेनिज्म है। लाइकेंस की काफ़ी सारी डिटेल आपके साथ मैंने सक्सेशन में डिस्कस की है कि बेटा ये इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है, ये एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव करते हैं। तभी वो कह रहा है कि लाइकेन इज़ अ डुअल ऑर्गेनिज्म, जो कि एलजी भी है एक टाइम पे और उसी टाइम पे वो एक फंगस के तौर पे भी बिहेव कर रहा है। सो ये इतनी कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन होती है। अब बेटा लाइकेंस जो हैं ये फंगस जो इसके अंदर है या इसका कंपोनेंट है उसके होने की वजह से ये जो इनका इन्वायरमेंट का जो स्ट्रेसफुल जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है या हार्श कंडीशंस होती हैं, उसको कॉप करने की एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। सो लाइकेंस ग्रो ऑन एक्सपोज रॉक सर्फेसिस। एक्सपोज रॉक सर्फेसिस मीन्स कि कोई और लाइफ ना हो, मुख्तलिफ जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं यानी टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है या फिर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, उसको डायरेक्ट फेस कर रहे होते हैं ये। एंड आर इम्पॉर्टेंट कॉलोनाइजर फॉर बेयर ग्राउंड। ठीक है, कि यानी ये सक्सेशन को बेयर रॉक के ऊपर लाइफ को स्टार्ट करवाने में, कॉलोनाइज करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अब इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा सक्सेशन पढ़ने के बाद। लाइकेंस जो हैं ये आपके पास म्यूचुअलिज्म की एक एग्जांपल है बिटवीन अ फंगस एंड एल्गी। ठीक है, अब इसमें बेटा ये किस तरह की एसोसिएशन होती है कि हमारे पास जो लाइकेंस हैं इसमें एल्गी सरफेस पे थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है, सरफेस से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, सरफेस पे कौन होता है, फंगस होती है। फंगस जो है वो इन्वायरमेंट का सारा स्ट्रेस बर्दाश्त करती है। ठीक है, जिसमें हाई लाइट इंटेंसिटी शामिल है, हाई टेम्परेचर शामिल है। और उसके बाद उनकी रूट्स के अंदर यानी कि फंगस की रूट्स के अंदर डिप्रेशंस या ग्रूव्स या गड्ढे से बन जाते हैं, उनके अंदर एल्गी ग्रो करता है। ठीक है, और एल्गी जो है ये आपको पता है फोटोसिंथेटिक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, एल्गी को ये फूड प्रोवाइड, फंगस को ये फूड प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न फंगस उसको क्या कर रही होती है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट इज बेटा इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता है कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पर बेटा लोअरिंग प्लांट्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ये है स्पेलिंग मिस्टेक, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को कहता है म्यूचुअलिज्म की बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो नेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसफ़र है उसके लिए इंसेक्ट से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता इनके लिए। ठीक है, तो इन रिटर्न इंसेक्ट्स को फूड मिल रही होती है और इनको जो है ये रिप्रोडक्शन का मौका मिल जाता है। ठीक है, कि ये पोलन जो है वो उसको कैरी आउट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो बेटा इंसेक्ट्स जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से फूड लेते हैं, इन रिटर्न फ्लावरिंग प्लांट जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए उनसे हेल्प ले रहा होता है। नेक्स्ट इज बेटा आपके पास कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा होता है तो दूसरे को क्या हो रहा है बेटा, दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल शार्क है, मे हैव द स्मॉल फिश कॉल्ड रेमोरास अटैच टू देम। अब शार्क आपको पता है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का, ठीक है। तो बेटा जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा ना उसकी फूड की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े जो शिकार करेगा जो शार्क है आपके पास, ठीक है। अब बेटा स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो उसके मुंह से गिरेंगे अगर, तो रेमोरा फिश जो उसकी बॉडी के साथ अटैच होगी वो उन पार्टिकल्स को खा लेगी। अब उससे शार्क का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, शार्क के लिए तो वो क्या चीज़ थी, वो एक एक्स्ट्रा एक चीज़ थी या बहुत स्मॉल अमाउंट में वो वहाँ से गिरी है, ठीक है। तो जिसको रेमोरा ने पिक कर लिया, लेकिन वो एक स्मॉलर फिश है तो उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उस चीज़ से पूरी हो रही है। तो बेटा शार्क जो है उसको ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन इन रिटर्न जो आपके पास रेमोरा फ़िश है उसको फ़ायदा हो रहा है कि ना सिर्फ वो शार्क के साथ साथ ट्रैवल कर रही है, उसकी बॉडी के साथ अटैच है, और साथ दूसरी चीज़ क्या है कि उसको खाने के लिए फूड भी मिल रही है वहाँ से। अब बेटा यहाँ पर जो है ये एक जनरल सा मैंने इसके अंदर डायग्राम ऐड किया है जिसको आप अपनी हेडिंग्स बनाएंगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें जो एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा ना टॉपिक का, आपकी बुक में थोड़ा सा इसने आगे पीछे किया हुआ है। पंजाब टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो सिम्बियोसिस जो है आपके पास बेसिकली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप है जिसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों को फ़ायदा भी हो सकता है, एक को फ़ायदा हो सकता है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ सकता। तो अब वो कहते हैं कि सिम्बियोसिस की ना 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो आपको येलो सर्कल के अंदर नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ पैरासाइटिज्म, जिसको आपको पता है कि मैंने बहुत स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था क्योंकि आपकी बुक में इसी तरह मौजूद है। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आपको आएगा इंटरेक्शंस विद इन एन इकोसिस्टम, तो आप इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे। आपने सिम्बियोसिस की हेडिंग स्टार्ट में रखनी है, देन उसके बाद पहले नंबर पे आपने वहाँ पे डिस्कस करना है कि पैरासाइटिज्म, यानी हम आपको दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप बताने लगे हैं जिसमें एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने बता देना है उनको कि इन्फेस्टेशंस और नॉन इन्फेस्टेशंस वाली चीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उस हवाले से, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में एक्टो और एंडो पैरासाइट का जिक्र है, तो आप जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको येलो उसमें मैंने लिखा हुआ है, तो उसमें आप एक्टो और एंडो पैरासाइट को एक्सप्लेन करेंगे। इन्फेस्टेशन नॉन इन्फेस्टेशंस का जो आपके पास है कैटेगरी वो यहाँ पर इतना एविडेंटली मैंशन नहीं है, इन्फेस्टेशंस का जिक्र है सिर्फ। उसके बाद बेटा आपके पास ग्रीन बॉक्स आ जाता है जो आप सेकंड हेडिंग प्लेस करेंगे सिम्बियोसिस के अंदर, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, आप कहेंगे कि इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, इसमें दोनों को फ़ायदा होगा, यानी ये सिम्बियोसिस की ऐसी टाइप है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है और उसका नाम क्या है, म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। जिसमें आप लाइकेंस माइकोराइजा के साथ वेल फेमिलियर हैं। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने और भी पढ़ी थी, ठीक है। वो कौन सी थी बेटा, वो फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट्स की एसोसिएशन थी। उसके बाद जो है वो बेटा आपको मैंने रूट नोड्यूल्स के हवाले से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके थर्ड जो आपके पास ब्लू कलर के सर्कल में नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉमेंसलिज्म, जो कि हमारे पास सिम्बियोसिस की थर्ड टर्म कंसिडर होती है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि बेटा प्रीडेशन को हम क्यों नहीं ले रहे होते, थोड़ा सा बड़ा लेवल होता है, यूजुअली हम इसको सिम्बियोसिस के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो सेम इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपने मेजर हेडिंग जो प्लेस करनी होगी दैट इज़ सिम्बियोसिस, उसके अंदर जो सब हेडिंग्स 3 होंगी इसको आपने एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद 1 बाय 1 जो है ये इसकी एग्जांपल्स आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। सो म्यूचुअलिज्म की टाइप्स नहीं आ गई, ये एग्जांपल्स हैं, लाइकेंस, माइकोराइजा, रूट नोड्यूल्स, ठीक है, या फिर आपके पास जो है ये इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स की एसोसिएशन है, ठीक है। लेकिन बेटा पैरासाइटिज्म के अंदर जो है वो बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि वो उसकी फॉर्म्स होती हैं, यानी एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स, या आप उसको एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम टाइप्स नहीं कहेंगे जो लाइकेंस और माइकोराइजा, रूट नोड्यूल्स वगैरह है। नेक्स्ट इज़ बेटा ग्रेजिंग, ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ इकोसिस्टम, ग्रेजिंग। बेटा आपको पता है पास्चर लैंड्स होती हैं इकोसिस्टम के अंदर, जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स होते हैं ना उसके अंदर चरागाहें होती हैं, ठीक है। उन पे ग्रेजर्स जो हैं वो फीड करते हैं, मतलब कैटल फीड करती है उसके ऊपर। मैनी एनिमल्स लाइक रैबिट्स, गॉट, शीप, काउज, बफलोज एंड हॉर्सेस फीड ऑन ग्रासेस, ठीक है। अब ये बात करें हर्बीवोर्स की, अभी तो हम पिछले उसमें तो बात कर रहे थे ना सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की बात कर रहे थे, प्लांट लाइफ की बात नहीं आई थी। यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है कि बेसिक ट्रॉफिक लेवल पे जो लाइफ जाती है, ठीक है, वो कौन सी है, वो आपको पता है कि बेटा वो ग्रेजर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं वो, ठीक है। अब बेटा उनका जो मोड ऑफ एक्शन है, यानी कि उनका जो फीडिंग का प्रोसेस है उसको हम ग्रेजिंग बोलते हैं, और ये एनिमल्स हमारे पास ग्रेजर्स कहलाते हैं। सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ हर्बीवोर्स को आप ग्रेजर्स कह सकते हैं, ठीक है।
अब बेटा इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोसिस्टम के ऊपर। अब बेटा कोई भी हमारे पास इकोसिस्टम है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इस्लाम हमें क्या कॉन्सेप्ट देता है कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, म्याना रवी इख्तियार करें। अब म्याना रवी जो है वो किस हवाले से कही गई है। अब बेटा वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो के हम इस चीज़ को ले रहे होते हैं कि शायद ये हमें कहा गया है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर हम रिलेट करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं उसके बारे में कहा गया है कि अगर आप उसका म्याना रवी से इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्सेज आपके काम आएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने उनका ओवर यूज़ किया तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो ग्रेजिंग होती है, यानी जो कैटल जो है वो फीड कर रही होती है या हर्बीवोर्स ग्रासेस के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, उसका इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट क्या है। कहते हैं नॉर्मल तो अगर हो रही है, सस्टेनेबल वे में हो रही है, तो फिर क्या है, फिर तो इकोसिस्टम को फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो आप वहाँ पे रखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा है कि पूरा इकोसिस्टम ही अगर डिस्टर्ब है तो डियर की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो गई तो वो नुकसान करेगी ग्रासेस का। अब यही बात आपने यहाँ पे देखनी है कि कैसे नुकसान करेगी। अब बेटा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल्स होते हैं आर केप्ट इन द पास्चर, दे ईट द ग्रासेस डाउन टू द रूट्स थ्रू द ग्रासेस आर मोर रेजिस्टेंट, ठीक है। अब बेटा ये क्या करेंगे, जितने ज़्यादा एनिमल्स को हम वहाँ पे छोड़ेंगे उतना ज़्यादा वो बेटा डीपली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मतलब ग्रासेस को बार बार खाते रहेंगे, ठीक है। दूसरा बेटा उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि बेटा वो बहुत ज़्यादा तादाद में गए हैं ना, तो ग्रेजर्स जो है ना ये हूफ मैमल्स होते हैं, मतलब खुर वाले हम जिनको एनिमल्स कहते हैं ना, ठीक है। तो वो जो उनके हूफ्स होते हैं ना उसकी मदद से बेटा वो सॉइल को सख्त बना देते हैं। तो ग्रासेस आपको पता है कि इनकी इतनी डीपर रूट्स नहीं होती हैं, ये शैलो रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं। तो जब ये मुसलसल कैटल की वहाँ पर मूवमेंट की वजह से या वॉकिंग की वजह से बहुत एक्सेस हो जाएगी ना, तो ज़मीन जो है वो सख्त हो जाएगी, सॉइल सख्त हो जाएगी, और प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि रूट्स जो हैं वो नीचे चली जाएंगी। जब ऊपर ज़मीन सख्त हो जाएगी तो बेटा रूट्स रीग्रो ही नहीं कर सकेंगी, क्योंकि सॉइल ऊपर सख्त है, ठीक है। ग्रासेस के इकोसिस्टम के बारे में आपने एक और चीज़ भी पढ़नी है कि वहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है ना वो भी ऑल ओवर द ईयर जो है, हम बात करें अगर थ्रू आउट द ईयर, तो वो सेम नहीं होती, ठीक है। तो मॉडरेट ग्रेजिंग जो है ये हेल्पफुल होगी ग्रासेस के लिए, ये कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय करेगी, ग्रासेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ में हेल्प करेगी। लेकिन जो ओवर ग्रेजिंग होगी ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बैरन लैंड में भी कन्वर्ट कर सकती है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेजर्स को वहाँ पे छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो पास्चर लैंड्स को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे अपने हूफ्स की मदद से, ठीक है। अब वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स यानी ओवर ग्रेजिंग के क्या होंगे, तो सबसे पहले यानी ओवर ग्रेजिंग से होगा क्या, अब वही चीज़ दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा आपको जो मैंने कहा है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं या ग्रेजर्स होते हैं उनके हूफ्स होते हैं, यानी वो खुर वाले जानदार होते हैं, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर मुसलसल बहुत ज़्यादा तादाद में जब वो चलते फिरते हैं तो बेटा वो सॉइल की अपर लेयर को हार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में बारिश का पानी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल जो है वो स्टे कर जाता है, वो नीचे नहीं जाता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि बेटा आपके पास जो ग्रासेस की रूट्स होंगी वो भी नीचे रह जाएंगी, वो ज़मीन सख्त होगी तो ऊपर की तरफ को ग्रो ही नहीं कर सकेंगी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास बेटे सॉइल सख्त होगी, पानी स्टे करेगा सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से सॉइल एरोजन भी होगी, ठीक है। सॉइल एरोजन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा तादाद में वाटर जो है बारिश की वजह से जब पानी आएगा तो वो बेटा नीचे नहीं जाएगा, सीप नहीं कर सकेगा, ज़मीन सख्त होगी तो उसी तरह से मूव करेगा तो सॉइल के जो फर्टाइल पार्टिकल्स हैं, फर्टाइल सॉइल है उसको भी बहा के साथ ले जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन कहते हैं। तो उसकी वजह से जो आपके पास एक पास्चर लैंड थी, ठीक है, एक स्टेबल इकोसिस्टम था, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजिंग जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसकी भी हेडिंग्स जो हैं वो प्लेस करके इसको अटैम्प्ट करना है, जिसमें आप सबसे पहले ग्रेजिंग बताएंगे, देन ग्रेजर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद इकोसिस्टम के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स बताएंगे, जिसमें आप मॉडरेट ग्रेजिंग का इम्पैक्ट बताएंगे और ओवर ग्रेजिंग का इम्पैक्ट बताएंगे, ठीक है बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।